हेलो एवरीवन। और जैसा कि बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो आ रहा है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और हम लोग का ये जो क्रम चल रहा है वीडियोस को ले आने का, ताकि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई रुके ना, वो निरंतर जारी रहेगा। मैं ब्रजेश ओझा अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक लगातार साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। So now time for the physics. We have already in class 9 science have taken the chapter cell, and in chemistry the matter in our surrounding. This time we are going to take the first chapter of physics, that is the motion. वो जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा क्लास 9th का, उस क्लास 9th के चैप्टर को लेकर के आज आप लोग के बीच में मौजूद हूं मैं। चैप्टर का नाम ही है मोशन। तो मोशन के जो चीज़ें हैं हम लोग कैसे इसको समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो मोशन में है, कौन सी चीज़ जो है वो रेस्ट में है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे आज हम उसी के ऊपर में बात करेंगे कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। चलिए सबसे पहले से थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको हिंदी में हम लोग अरस्तु भी कहते हैं। उन्होंने नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी। उन्होंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होता है वो कौन सा स्टेट होता है, वो रेस्ट की अवस्था होती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों तक चला। कम से कम हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर रेस्ट और मोशन है क्या। लोगों के कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आए। फिजिक्स की जब भी बात करते हैं तो उसमें मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में आता है। गैलीलियो ऐसे थे जिन्होंने बताया कि भाई हजारों साल के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उसको उन्होंने क्लियर किया और बताया कि सन हमारे चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, बल्कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए। तो जो चीजें हम देख रहे हैं या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो गलत हो। हमने मोशन के बारे में बात करी कि आखिर मोशन है क्या। हमने मोशन में जाना कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है, बर्ड फ्लाई कर रही है, गाड़ी चल रही है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन दूसरी तरफ घर की जो बिल्डिंगें हैं, पार्लियामेंट हाउस है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, वो तो अपनी जगह पे ही हैं। अगर इस साल आप गए हैं कुतुब मीनार को देखने के लिए, अगले साल भी जाएंगे तो कुतुब मीनार वहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि कुतुब मीनार जो है वो हैदराबाद में चला जाएगा, वो दिल्ली में ही रहेगा। यानी वो रेस्ट की पोजीशन में है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर में बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि मोशन और रेस्ट की परिभाषा क्या है, मोशन और रेस्ट को कैसे हम लोग क्लियर आउट करेंगे कि किसको कहेंगे कि वो मोशन में है, किसको कहेंगे कि वो रेस्ट की कंडीशन में है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं, अभी हमने कहा कि बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, वो कहीं इधर उधर आने जाने वाली है नहीं। लेकिन आप जानते हो कि अर्थ जो है, अर्थ इज मूविंग अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस। अर्थ जो है अपने इस एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, घूम रही है। तो जब अर्थ घूम रही है तो हम घूम रहे हैं, तो हम कैसे रेस्ट में हो गए। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट का और मोशन का, वो हमारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर में डिपेंड करता है। वो देखने वाले के ऊपर में डिपेंड करता है कि क्या है रेस्ट और क्या है मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेस्ट क्या है। रेस्ट की पोजीशन की अगर बात करते हैं तो रेस्ट में किसको बोलेंगे कि कौन रेस्ट में है। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम with respect to observer करेक्ट। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कह रहे कि अगर कोई बॉडी है उसके
स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है, अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे हम लोग अगर देख रहे हैं, अगर हम लोग दिन भर कुतुब मीनार के सामने खड़े रहे तो क्या कुतुब मीनार अपनी पोजीशन को चेंज करेगा या हमसे शर्मा करके अलग हो जाएगा? ऐसा होने वाला है क्या? क्या रे यार आप कैसे देख रहे हो मेरी तरफ, और कुतुब मीनार जो है शर्मा करके थोड़ा सा अलग हट जाए, थोड़ा किसी पेड़ के पीछे छुप जाए जा करके, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुतुब मीनार अपनी जगह पे ही रहने वाला है। आप दिन भर देखो, रात भर देखो, सुबह में देखो, वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे ही रहने वाला है। तो वो अपने जगह पे रहने वाला है, यानी हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और समय गुजरता गया, सवेरे 9 बजे से अगले दिन 9 बजे तक अगर उसको देखते रहे तो वो जहां था वहीं का वहीं रहेगा, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ऑब्जर्वर हम हैं और हम देखते रह गए और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो रेस्ट की कंडीशन में है। दूसरा बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या है? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम with respect to observer is called in state of motion, it is in state of motion। अगर कोई जो है, कोई ऑब्जर्वर है, अगर उसी को देख रहा है और उसके अगेंस्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो मोशन में है। जैसे अगर कुछ बच्चे अगर खेल रहे हैं, अगर कोई बच्चे हैं ग्राउंड में खेल रहे हैं और हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, बाई लकली किसी ने चैन पुलिंग करी और हमारी ट्रेन जो है उस ग्राउंड के ठीक सामने रुक गई। अब जब हम बच्चों को देखेंगे तो बच्चे जिस जगह पे खेल रहे हैं वो उसी जगह पे खेलते हुए नजर आएंगे हमें, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू प्ले एट द सेम प्लेस। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी, हम ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ट्रेन के अंदर हम हैं, ट्रेन चल रही है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। अब हम देखेंगे तो वो बच्चे हमसे क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन की कंडीशन क्या है? कोई भी चीज जब हमसे दूर होती जाए या हमारे नजदीक आती जाए, जब दूर होती जाएगी तो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर कोई चीज हमारी तरफ आ रही है तो वो और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, जितना हमारे नजदीक आएगी वो एक सामान्य स्थिति में आएगी, एक सामान्य साइज उसका आकार प्रकार होगा और वो हमारे नजदीक आती जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, अभी मैंने खेल का एग्जाम्पल दिया, ग्राउंड का एग्जाम्पल दिया, यही एग्जाम्पल ऑब्जर्वर के ऊपर में हम लोग कर रहे हैं कि अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि उसको मोशन में है, और किसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि रेस्ट में है। तो अगर समय के साथ में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे जगह वही है, सारी सिचुएशंस वही हैं, आप अक्सर बहुत सारे आप में से लोग स्कूल जाते होंगे, बस से जाते होंगे, तो कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ चौराहे हैं, कुछ सिनेमा घर होंगे, कुछ विद्यालय होंगे जो आपके रास्ते में पड़ते होंगे, डेली आप उनको छोड़ करके आगे जा रहे हैं, तो वो स्टेशनरी है, वो रुके हुए हैं। अब उन रुके हुए की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहते हैं कि हम मोशन में हैं। वो तो आपको देख करके अभी रेस्ट की पोजीशन में ही है। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर में समय के साथ में अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। अब देखिए, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लेते हैं। मान लीजिए कि स्टेशन पर एक लोग खड़े हैं और वो घड़ी की तरफ देख रहे हैं, और घड़ी अपनी जगह पे लटकी हुई है, उस पर कुछ समय डिस्प्ले हो रहा है, हाँ, और वो आदमी लगातार उस घड़ी को ही देख रहा है, उस घड़ी से वो समय देख रहा है। और एक दूसरा आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो भी उस घड़ी को देख रहा है।
अब ये आदमी जो बाहर है, जो प्लेटफॉर्म पे है, ये अगर घड़ी को देख रहा है तो इसके देखने से घड़ी की पोजीशन में कोई चेंजेस तो आ नहीं रहे हैं। समय गुजरता जा रहा है, घड़ी अपनी जगह पे है, ये आदमी अपनी जगह पे खड़ा है और लगातार ये घड़ी को देख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, हाँ, इसमें कुछ समय हो रहा है इस घड़ी के अंदर में, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो इस घड़ी को देख रहा है। दूसरी तरफ एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर में एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है। ये ट्रेन के अंदर में एक आदमी जो है ये बैठा हुआ है, ये भी देख रहा है इस घड़ी को। अब दोनों के देखने में अंतर क्या है? ये जब आदमी देख रहा है तो ये घड़ी किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन चलनी शुरू होगी, लगातार ये आदमी इस घड़ी के धीरे धीरे नजदीक पहुंचेगा और फिर वो इस घड़ी से पार कर जाएगा, यानी उसके लिए इस घड़ी की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो उसको लग रहा है कि हम मोशन में हैं। कई बार आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया है, आमने सामने अगल बगल में ट्रेनें खड़ी होती हैं और जब एक ट्रेन चलती है तो आपको लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है। तो हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसी चीज की तरफ देखने का प्रयास करते हैं जो कि स्थिर हो। अब प्लेटफॉर्म पे जो ठेले लेके घूम रहे हैं उनको हम देखते हैं, जो पकौड़ी बेच रहे हैं उनको देखते हैं कि अरे वो तो पकौड़ी वाला तो वहीं पे खड़ा है, वो जो खीरा बेच रहा था, जो अमरूद बेच रहा था, जो सेव बेच रहा था, वो तो अपनी जगह पे खड़ा है, वो टीटी जो टिकट चेक कर रहा था वो तो अपनी जगह पे खड़ा है। तो हम कहते हैं अरे नहीं, हमारी गाड़ी नहीं चली, वो तो बगल वाली गाड़ी चली है। ऐसा हम लोग को भ्रम होता है क्योंकि हम भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और बगल वाली अगर गाड़ी चलनी शुरू हुई तो उसको देख करके ऐसा लगता है, अगर उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो गाड़ी चलती है और हमारी लगातार उनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि हम भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यह भ्रम हमारा टूट जाता है और कहते हैं कि नहीं, हम नहीं चल रहे हैं, वो दूसरी गाड़ी चल रही है। कैसे हमने जाना? क्योंकि जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थे, जो फल वाले थे, जो किताब की दुकान थी, जो टीटी था, एक पार्टिकुलर प्लेस पे खड़ा था, उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। हम उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टेशन पे कोई घड़ी लगी है, कोई डिस्प्ले बोर्ड लगा है, तो हम उसको देखते हैं और देखते हैं कि अरे हमारी तो स्थिति वहीं की वहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया कि रेस्ट की पोजीशन क्या होती है और मोशन की पोजीशन क्या होती है। तो यहां पे बाय डेफिनेशन भी बताने की आपको कोशिश की मैंने कि अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ तो कहेंगे कि रेस्ट में है, अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ तो कहेंगे कि वो मोशन में है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई इसके ऊपर में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटी, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं यहां पे। तो फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर सदिश और अदिश, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं अदिश, अदिश, और इसको कहते हैं सदिश। अब इसके नाम से अब हिंदी में लिख दिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर माने अदिश, अदिश अ और दिश, यानी अदिश यानी उसमें कोई दिशा नहीं है। देयर इज अ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी फिजिकल quantity that have magnitude but not a direction, कोई दिशा नहीं है इसकी। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के साथ में, तो उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये सब क्या है? ऐसे बहुत सारी
क्वांटिटीज हैं जिनको हम कहते हैं कि उनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अदिश, यानी बिना दिशा वाली, ठीक है ना। और वेक्टर उसको कहते हैं सदिश, सदिश यानी दिशा सहित, जिसमें दिशा है, तो उसको क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिनके अंदर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे अभी हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनके बारे में भी बात करेंगे, फोर्स, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनमें डायरेक्शन है। अब जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, चेयर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो उसमें हमारा फोर्स का डायरेक्शन पता होता है कि हम फोर्स कहां लगा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स, उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग जा रहे हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उस वेलोसिटी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, हमारा मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है। तो यहां पे दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इनके बारे में हम लोगों ने बात करी, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, उसको हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर जो मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कैसे लेके चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। अपना अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में बात करेंगे। चलिए, आई होप कि बातें समझ में आ रही होंगी, और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। मैं कोशिश करूंगा जब भी मेरे को नोटिफिकेशंस मिलेंगे मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो यहां पे जब भी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो चले आते हैं सीधे सीधे कि आखिर डिस्टेंस क्या है। हाँ, डिस्टेंस का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है जो पोजीशन ए पे है और ये कहां जा रहा है, बी से कहां जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये यहां पे पहुंचा तो इसने कुछ एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। इट ट्रेवल द सम पार्टिकुलर डिस्टेंस। ए से वो कहां गया, सी तक गया। तो डिस्टेंस की परिभाषा है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी है यहां पे, ठीक है ना। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट। अब ए से सी की दूरी अगर हम मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है और बी से सी की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। यानी टोटल इसने कितना डिस्टेंस चला, ए टू बी प्लस बी टू सी, यानी 5 + 5 = 10 किलोमीटर। ये एक्चुअल पाथ इसने ट्रेवल किया। तो जो एक्चुअल पाथ कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से अगर समझने का कोशिश करें तो इस तरीके से है। ये हमने कहा कि भाई ये ए पे था, ये बी पे गया और बी से सी गया, तो यहां से ये 5 किलोमीटर गया और यहां से ये 5 किलोमीटर गया। तो टोटल जो डिस्टेंस था ए टू बी एंड बी टू सी, ये कितना हो गया था, 10 किलोमीटर हुआ था। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है,
ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस में क्या कहा कि ये इनिशियल पोजीशन थी ए, वो कहां गया, सी पर गया। तो डिस्टेंस में गया सी पर, तो कैसे गया, ए से पहले गया बी और बी से गया सी, तो सी उसकी फाइनल पोजीशन है। और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक और पॉइंट था बी, तो ए से बी और बी से सी की तरफ गया। तो ये टोटल जो रास्ता उसने ट्रेवल किया वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जो टोटल रास्ता, जो एक्चुअल पाथ उसने चला सी तक पहुंचने के लिए, उसको हमने डिस्टेंस कहा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग ने कहा कि उसने क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ जो है कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अपने फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होते हैं, ये डिस्टेंस क्या होते हैं, डिस्टेंस जो भी होते हैं, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें कोई डिफाइन नहीं है। हम लोग चले अगर 10 किलोमीटर, तो हम लोग कहते हैं यार 10 किलोमीटर मैं चल के आया हूं। तो 10 किलोमीटर अगर चल के आया हूं, उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहां 10 किलोमीटर गया था, कहां टहलने गया था सुबह सुबह, तो वो हमारा जो दूरी हो गया, जो हम बात कर रहे हैं, मतलब वहां पे हम 10 किलोमीटर की जब बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हमने कहा कि आज सवेरे सवेरे मैं 10 किलोमीटर अपने स्कूल की तरफ गया था, तो जब मैं बोल रहा हूं कि अपने स्कूल की तरफ गया था, यानी हमारे घर से जो हमारे स्कूल का डायरेक्शन है वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, यानी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो हमारा कहीं अगर मूवमेंट किसी एक पार्टिकुलर प्लेस की तरफ होता है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, सेम चीज है, ये भी क्या होता है, मीटर होता है। और इसका ये कैसी एक क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन हमें पता है कि अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब चलिए इसी पे थोड़ी सी एक अलग से बात करते हैं कि डिस्टेंस नेवर विल बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। कह रहा है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इसके ऊपर में बात करते हैं। ये एक पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर की दूरी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, तो बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है और फिर ये बी से ए की तरफ आ रही है, तो ये गया कितना, 100 मीटर, आया कितना, 100 मीटर। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, आप बताइए। हाँ, ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो A टू B प्लस B टू A, यानी 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कितना है,
200 मीटर है। लेकिन जब ये A से B गया और B से फिर A पे आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या था? इसका इनिशियल पोजीशन था A, और फाइनल पोजीशन भी क्या है? फाइनल पोजीशन भी है A। तो A से चला था और A से A पे वापस आ गया, तो A टू B, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ A टू B प्लस, अब B से A यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। A से B एक तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लेकिन अगर B से A की तरफ आ रहा है वापस, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी यहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? -B टू A, यानी 100 माइनस 100, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट डिस्टेंस नेवर विल बी 0। डिस्टेंस कभी भी किसी बॉडी का 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। आप स्कूल से वापस आ जाए तो मम्मी ये भी कह सकती है कि तुमने किया क्या है। आप कहेंगे अरे मैं इतना दूर स्कूल गया, मैं थक गया, लेकिन आए तो आप घर पे ही, घर से चले और घर पे आ गए। इट मीन्स योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये वीडियो थोड़ा मम्मी को नहीं दिखाइएगा, नहीं तो मम्मी बोलेगी कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 है तो तुमने कोई काम ही नहीं किया। तो फिजिक्स ज़्यादा मम्मी को नहीं पढ़ाइएगा, नहीं तो मम्मी फिजिक्स पढ़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं। चलिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। इसके ऊपर में हम लोग अगला जो अपना टॉपिक है उसको अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे। हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे और वहां पे 3 अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, एक होगा स्पीड, एक होगा वेलोसिटी और एक होगा एक्सीलरेशन। तो इन तीनों को हम लोग एक साथ लेंगे अपने अगले वीडियो में। तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कल के वीडियो में आएगा आपके लिए, और एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं तो आपको समझाने में भी अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगी। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि रेस्ट और मोशन के बारे में हमने जाना, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने जाना, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें कुछ अगर डाउट्स होंगे या कोई ऐसे टर्म होगा जो मेरे से छूट गया होगा बाई चांस, तो मैं देखूंगा बुक में और आपको फिर से उसको बताने का प्रयास करूंगा। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ।